नमस्कार दोस्तों, 16 अक्टूबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आप स्वागत करता हूं। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। देखते हैं आज कौन कौन सा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है द मैसेज इन पीस नोबल। देखिए, रिसेंटली पीस का नोबल प्राइज दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा इस आर्टिकल को किन लोगों ने लिखा है। 3 लोगों ने इस आर्टिकल को, सॉरी, वो 3 लोगों ने वाला आर्टिकल दूसरा है। इस आर्टिकल को श्याम सरन जी ने लिखा है। ये फॉर्मर फॉरेस्ट सेक्रेटरी रह चुके हैं, सीनियर फेलो रह चुके हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के। इनका बताना यह है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स को कोई एक सिंगल कंट्री नहीं लड़ सकती। उन प्रॉब्लम्स को लड़ने का बस एक तरीका है, जिसको बोला जाता है मल्टीलैटरलिज्म। यानी सारी कंट्रियां मिलकर आपस में जब कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करेंगी, तब हम इन चैलेंजेस से डील कर सकते हैं। तो सिलेक्टेड पॉइंट्स देखेंगे इनके बारे में। वो 3 लोगों द्वारा लिखा गया आर्टिकल ये है, द रोड टू जीरो हंगर बाय 2020। इसको लिखा है 3 लोगों ने। एक है टोमियो शिचिरी, ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में। एक राशा ओमर जी हैं, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के इंडिया में। और एक बिशो पराजुली जी हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं और कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया के। तो भाई ये क्या बोल रहे हैं, कैसे हम हंगर को 2020 तक एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या बोलता है, वर्क टुगेदर टू एंड हंगर, इरेडिकेट फूड इनसिक्योरिटी एंड अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2। तो भैया देखते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है और ये एजेंसी यानी FAO, IFP और आपकी IFAD कैसे मिलकर गवर्नमेंट की मदद कर रही हैं चीजों को सॉल्व करने में। तीसरी वीडियो देखेंगे हम लोग, शो डाउन इन थाईलैंड। थाईलैंड से रिलेटेड पहले एक वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं। रिसेंटली थाईलैंड में क्या हो रहा है, किस लेवल के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें एक छोटी सी अपडेट है। ये अपडेट मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल है डीलिंग विद द डेल्यूज। भाई हैदराबाद में भयंकर बारिश हुई। वो बारिश हुई मॉनसून डिप्रेशन की वजह से। देखिए, मॉनसून डिप्रेशन क्या होता है, कि लो प्रेशर होता है, एरिया होता है। तो जब ये लो प्रेशर एरिया पानी के ऊपर बनता है, तो ये रेनफॉल को अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर की एयर बहती हुई जाएगी। लो प्रेशर वाला जो इलाका है, ये जो मॉनसून डिप्रेशन है, अगर ये बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो गया, मतलब इंटेंस होता चला गया, तो ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा एक समय के बाद। हैदराबाद में जो रिसेंट बारिशें आई हैं ना, ये साइक्लोन नहीं था, दिस वाज बेसिकली अ मॉनसून डिप्रेशन, जो कि तेलंगाना के ऊपर चला गया था। और जिस तरीके से डेवलप हुआ, जिस तरीके से बारिश हुई, इसके लिए प्रिपेयर होना बहुत मुश्किल था। और चूंकि हैदराबाद कुछ ज्यादा ही डेवलप्ड और डेंस सेटलमेंट है, तो वहां पे जो हैवॉक है, जो नुकसान है, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट TRP। अभी TRP को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक न्यूएंसेस दे रखे हैं इस आर्टिकल में। कैसे TRP को भी छोटे छोटे साइज में बांटा जाता है, कैसे TRP में शुरुआत से ही करप्शन एम्बेडेड था। अभी इस आर्टिकल में जो भी TRP को लेके ये 3 एक्सपर्ट्स बात करने, इसमें ना घुसकर मैं आपसे बस इतना बोलूंगा कि TRP के रिस्पेक्ट में आप बस ये वीडियो देख लो, व्हाट इज TRP स्कैम, व्हाट इज पैनल टेम्परिंग एंड रोल ऑफ बार्क इन टैकलिंग इट। ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के डाल चुका हूँ। TRP स्कैम मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आपके एग्जाम से रिलेटेड TRP स्कैम को समझने के लिए, चीजों को नॉन पॉलिटिसाइज करके बेसिक लेवल से मैंने इस वीडियो में समझाया, आप देख लोगे तो चीज को समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि आपको उसकी बिल्कुल ही डीप एनालिसिस करना। इसलिए इस आर्टिकल को मैं नहीं कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, अब यहां पे कैसी कैसी बातें बता रखी हैं। TRP में जो पीपल मीटर लगाए जाते हैं ना, उसके अंदर एक सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड होता है, ABCDE में। आप जो भी आप कह सकते हो औकात होती है लोगों की, उस हिसाब से बांटते हो। और A से जो C वाले लोग हैं, उनको पीपल मीटर लगाने के लिए 500 से 1000 रुपए देना पड़ेगा, तो वो देंगे नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक न्यूएंसेस दे रखे हैं पीपल्स मीटर के, और TRP स्कैम किस तरीके से होता है उसके, जिसकी उतनी जरूरत है नहीं अनटिल अनलेस आप सोशल फील्ड में कोई एनालिसिस ना कर रहे हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला आर्टिकल, बॉलीवुड्स मूवमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपने सुना होगा कि रिसेंटली बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और जो बॉलीवुड की जानी मानी पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक लॉसूट फाइल किया है 2 इंग्लिश चैनल के अगेंस्ट। उन चैनल्स के नाम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, चिल्ला चिल्ला के सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती, और बार पूरे बॉलीवुड को उन्होंने बदनाम किया है। सही बदनाम किया, गलत बदनाम किया, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी है, ये मिल के इन चैनल्स के अगेंस्ट आ रही है और कह रही है कि भैया हमको इन लोगों ने बहुत बदनाम किया है। बॉलीवुड ऐसा क्यों कर रहा है?
इन चैनल्स की क्या गलती थी, इन गलतियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है ऑथर ने इसमें। ये जो कुणाल रे साहब हैं, ये भाई आपके लिटरेरी और कल्चरल स्टडीज पढ़ाते हैं फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में। बॉलीवुड के बारे में इनकी अक्सर का अच्छी जानकारी है, तो बॉलीवुड और फिल्मों से रिलेटेड आर्टिकल ये अक्सर कर द हिंदू में लिखते रहते हैं, तो जो कुछ भी ये बोल रहे हैं उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल को अगर आपकी थोड़ी भी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप खुद 2 से 3 मिनट में पढ़ सकते हो। इसमें बस यही बताया गया है कि देखिए, जो जर्नलिस्ट आउटस्कर्ट्स के इलाकों में रिपोर्टिंग करते हैं, जंगलों में करते हैं, वॉर वाले सिनेरियो में रिपोर्टिंग करते हैं, मॉइस्ट इलाके में रिपोर्टिंग करते हैं, वहां पे उनको अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर कोई जर्नलिस्ट विदाउट प्रिपरेशन कहीं जाता है तो वो बीमार पड़ सकता है, उसकी जान जा सकती है, वो प्रॉब्लम में फंस सकता है। हमारे देश में बहुत से डेंसली फॉरेस्टेड फील्ड विद वाटर बॉडीज इलाके, जैसे यहाँ पे सुमित भट्टाचार्य जी, ये सुमित भट्टाचार्य जी ये क्या बता रहे हैं कि एक बार ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट पे रिपोर्टिंग करने गए थे और काफी मुसीबत में फंस गए थे। तो एक छोटी सी कहानी थी। अभी इस कहानी में आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कहानी है, तो कहानी के फॉर्म में चाहो तो आप पढ़ लो, इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो टीआरपी स्कैम आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। काफी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोस में, तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस लेक्चर की पीडीएफ अपडेट करूंगा, जो भी मैं करंट अफेयर्स और दूसरी करंट की वीडियोस बनाता हूं, जैसे कि मैं आपकी इंस्पिरेशन के लिए कलाम साहब की बायोग्राफी लेके आऊंगा, फिर ये जो इश्यू हुआ है जगन मोहन रेड्डी वर्सेस जुडिशरी वाला, इसको लेके आऊंगा। तो इन सब चीज़ों की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वीडियो को लाइक कर दो अगर अब तक आपने नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए भाई यहाँ से शुरुआत करते हैं। द मैसेज इन द पीस नॉवल, मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुत सारी कंट्रीज मिलकर आके एक चीज से लड़ने की कोशिश कर रही है। दैट द पैंडेमिक would also be impacting the anti-poverty fight is another reason why the world needs full solidarity। भाई बात यह है कि कोविड-19 के आने के बाद दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि क्रॉस नेशनल इंटीग्रेशन हो, ग्लोबल चैलेंजेस से एक टीम की तरह पूरी दुनिया लड़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल चैलेंजेस के साथ एक टीम की तरह पूरी दुनिया लड़ नहीं रही है। वो कंट्रीज जो कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबल है, जो कि फाइनेंशियली कैपेबल है, उन्होंने अपने आप को सेग्रीगेट कर लिया है। एक चीज होनी क्या चाहिए थी कि भाई सब लोग मिलकर एक वैक्सीन पे काम करें, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलायंस बनाया जिसको बोला जाता है कोवैक्स अलायंस। इस अलायंस के बारे में पहले मैंने एडिटोरियल्स में बात की है। जो मेरे एडिटोरियल्स देखते हैं उनको इस अलायंस के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी। तो ये जो कोवैक्स अलायंस है, इसको इसलिए बनाया गया कि ग्लोबल एफर्ट्स को पूल करके, ग्लोबल जो कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके रिसोर्सेज को पूल करके एक एंटीवायरस वैक्सीन जल्दी बना लें। बट ऐसा हो नहीं रहा है दोस्तों। एक कंपटीशन सा छिड़ गया है कंट्रीज में अलग अलग। तो यूएस अपना अलग वैक्सीन पे काम कर रहा है, रशिया अलग वैक्सीन पे काम कर रहा है, चाइना अलग वैक्सीन पे काम कर रहा है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन वैक्सीन को बनाने का जिस लेवल पे दिखना चाहिए था उस लेवल पे दिख नहीं रहा है। तो आज की डेट में हम लोग एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहां पे नेशनलिस्ट अर्ज देखने को मिल रही है, यानी कि नेशनलिज्म पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जैसे ट्रंप साहब देख लीजिए, नेशनलिज्म पे फोकस कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका अमेरिका की बात करते हैं, बाहर की कंट्री को हटा रहे हैं बाहर। तो H1B वीजा नहीं दे रहे हैं, ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ तो फ्रंट सा खोल दिया है, और इसको बोला जाता है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। इंटरनेशनल कॉपरेशन उस लेवल पे नहीं आ रहा है, और जिस लेवल पे हमारे सामने प्रॉब्लम्स है, जरूरत यह है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन हो, बट ये हो नहीं रहा है। अभी इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया वो दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। दिस ईयर्स Nobel Peace Prize to the World Food Program is a recognition of its role in combating hunger and malnutrition across the developing world। डेवलपिंग वर्ल्ड में हंगर को और माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करना है, इसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कितना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है ये नोबेल पीस प्राइज ने बता दिया। लेकिन जो भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अचीवमेंट ये मॉडेस्ट है, ये उस लेवल पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अंडर फंडेड है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन एक इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है, ये एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है, ये अपना काम को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है, बट इसके पास पैसे की कमी है। तो यहां से मैसेज क्या जाता है पूरी दुनिया को? मैसेज ये जाता है कि भैया हमें मल्टीलैटरलिज्म की जरूरत है, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी की जरूरत है। यानी कि जो बिल्कुल गरीब देश हैं, अफ्रीका जैसे देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जहां पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक प्रोएक्टिव लेवल पे इन्वॉल्व है,
उनकी हालत कहीं ना कहीं ये रिच कंट्रीज की वजह से, क्योंकि वो कोलोनियलिज्म से सफर रहे हैं। तो अगर इन रिच कंट्रीज की वजह से उनकी ये हालत हुई है, तो कहीं ना कहीं इन रिच कंट्रीज को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फंडिंग देके उनकी मदद करनी चाहिए, बट उस लेवल की फंडिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास नहीं पहुंच रही। और फिर आ गया नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस ने तो जो भी थोड़े बहुत फायदे हुए थे इन फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, उन सबको पीछे करके रख दिया। हम जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए हैं। फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से कोविड-19 पैंडेमिक के चलते 132 मिलियन मोर पीपल मालनूरिश्ड हो सकते हैं। 132 मिलियन मतलब 13 करोड़ 20 लाख लोग और मालनूरिश्ड हो सकते हैं। अभी के लिए डाटा देखा जाए तो क्या है, 690 मिलियन पीपल दुनिया भर में भूखे पेट सोते हैं, यानी 69 करोड़ पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको खाना नहीं मिलता, वो भूखे सो जाते हैं। और पैंडेमिक के बाद कहा जा रहा है कि 10 करोड़ का नंबर इसमें और जुड़ जाएगा, यानी ये नंबर लगभग 79 टू 80 करोड़ पे पहुंच जाएगा। तो एक मेजर वर्ल्ड वाइड कैटास्ट्रॉफ है। और इसके लिए द कंशियंस ऑफ द वर्ल्ड होता है ना, कि आपके अंदर का जो मॉरल और एथिकल एलिमेंट है वो उठ के आना चाहिए। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हो कि ह्यूमैनिटी कितना सफर कर रही है, कितनी डेप्रीवेशन है, कितना रिचनेस है, और दूसरी तरफ चाइना जैसी कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपॉर्चुनिज्म देख रही हैं। एक तरफ लोग मर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको अपनी बाउंड्रीज एक्सपेंड करनी है। तो भाई ये एक वर्ल्ड वाइड कैटास्ट्रॉफ है जिसके लिए कंशियंस उठना चाहिए लोगों का। और इस कॉन्शियस को उठाने में ये नोबेल पीस प्राइज एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। आप देख सकते हो, नोबेल प्राइज टू द डब्ल्यूएफपी विल होपफुली नज आवर कलेक्टिव कॉन्शियस टू कम टुगेदर एंड रिलीव दिस लूमिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अब अगर दुनिया भर में मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाए तो मल्टीलैटरलिज्म का फ्लैग बेरर पूरी दुनिया में कौन है, तो यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप कह सकते हो कि हाँ भाई रियल में ये मल्टीलैटरलिज्म को आगे लेके जा रहा है। 75 साल बीत चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जिस विजन से यूनाइटेड नेशंस बना था, अब वो विजन पेल हो रहा है। रीजन ये है कि दोस्तों देखिए, यूनाइटेड नेशन 1945 के बाद बना था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। तब से लेके अब तक जो ग्लोबल कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस उसी हायरार्की पे काम कर रहा था जिस हायरार्की पे वो उस समय बना था। तो वो पावरफुल कंट्रीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पावरफुल थी, वो आज भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर पावरफुल हैं। जरूरी ये है कि जो दूसरी पावरफुल कंट्रीज सामने उठ के आ रही है उनको भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन दी जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स के बहुत अगेंस्ट है जो पावरफुल कंट्रीज है। होता है ना कि अगर आपके पास एक ताकत है तो आप ये चाहोगे कि आप उस ताकत को किसी को ना दो। यही कुछ यूनाइटेड नेशंस में भी हो रहा है। तो इंडिया जैसी कंट्रीज को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप ही नहीं मिल रही है। तो ये जो यूएन रिफॉर्म्स हैं, ये आगे आने वाले समय में एक बहुत मेजर इशू उठ के आ सकता है। हो सकता है कल की डेट में इंडिया जर्मनी जैसी कुछ कंट्रीज उठ के बोल दे कि हम यूनाइटेड नेशंस के पार्ट नहीं रहेंगे, हमें हमारा ड्यू हक नहीं मिल रहा है यूनाइटेड नेशंस में। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। तो जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म किया जाए, ताकि सच में वो एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह रहे, ना कि पांच देश जिस ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट करता है उस तरीके से नजर आए। चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर है, उनकी चलती बहुत है। और इंडिया मल्टीलैटरलिज्म का एक बहुत बड़ा एडवोकेट रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि भैया मल्टीलैटरलिज्म के दम पे सस्टेनेबल पीस और प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। सब लोग प्लैनेट अर्थ के बच्चे हैं, हम सबको मिलके कॉमन चैलेंजेस से लड़ना है और कॉमन गोल्स को अचीव करना है। बट भाई बोलने में और करने में फर्क है। अकेले मोदी साहब के बोलने से कुछ नहीं होगा, पूरी दुनिया को सामने आना पड़ेगा। अब यूएन सिस्टम की बात करिए तो उसमें बहुत सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है। तो यूएन की जो बॉडीज है वो इंटर गवर्नमेंटल भी है और बहुत हद तक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी उसमें इन्वॉल्व है, यानी अलग अलग देश के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो भी इन्वॉल्व है। काम क्या है कि भैया नेशन स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगी ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। कुछ नॉर्म सेटअप किए गए हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में, उसको मीट करेंगी। जो भी बेनिफिट्स हैं उनको फेयरली अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मतलब मल्टीलैटरलिज्म ये है कि सबकी ग्रोथ हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ की ग्रोथ की बात कर रहे हो, सबकी ग्रोथ हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस लिए इनको बनाया गया था उस लिए इनका प्रयोग नहीं हो रहा है, बाकी सारे फालतू के कामों में इनका प्रयोग हो रहा है। तो जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के जब प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे कंट्रीज आपस में लड़ती हुई नजर आती हैं। तो आपने अक्सर कर देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है कि कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। अब अभी पाकिस्तान इल्जाम लगाएगा तो इंडिया भी पलट के बोलेगा। अब बात यहाँ पे ये है कि वो यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म बना किस लिए है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, और तुम कश्मीर का इशू उठा रहे हो। तुम अपने यहाँ माइनॉरिटी के खिलाफ क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हो।
तुम अपने यहाँ की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को, कोविड-19 की हैंडलिंग को नहीं देख रहे हो, तुम इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल रेटोरिक इस बात पे चल रहा है कि हम एंटी इंडिया है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म, और केवल ये इंडिया पाकिस्तान की चीज केस में नहीं है, पूरी दुनिया के केस में, तो भैया यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म को जिस लिए बनाया गया उस लिए उसका प्रयोग नहीं हो रहा। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों ये है, क्लाइमेट चेंज। चलिए आप इकोनॉमी के फील्ड में compete कर रहे हैं, चलिए आप ट्रेड के फील्ड में compete कर रहे हैं, समझ में आता है, बट आप क्लाइमेट चेंज के फील्ड में compete कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की फील्ड में पता है क्या है आज की सीन में चल रहा है? जब भी ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस होते हैं, वहां पे जो अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, खासकर मेजर कंट्रीज के जैसे इंडिया, चाइना, फ्रांस, यूएसए, इन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपनी तरफ से कम दें और ज्यादा से ज्यादा लें। अभी इस ऑब्जेक्टिव के साथ तो भाई कोई प्लान आप बना ही नहीं पाओगे। अगर हर कंट्री ये सोचेगी कि हम कम दें और ज्यादा लें, तो मतलब कोई देने को तैयार नहीं है, सब लोग लेने को तैयार बैठे हैं। अब वो लेना पैसा भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। जो कंट्री पैसा और टेक्नोलॉजी देगी वो रिटर्न में कुछ चाहिए, रिटर्न में आप कुछ देना नहीं चाहते, तो इस तरीके से ग्लोबल कोऑपरेशन हो नहीं पाएगा भाई। बहुत साफ साफ यहाँ पे बात बोली जा रही है। अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आप कंपटीशन करिए, ट्रेड के फील्ड में करिए, इकोनॉमी की फील्ड में करिए, बट क्लाइमेट चेंज की फील्ड में कंपटीशन क्यों कर रहे हो? और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज की फील्ड में कंपटीशन हो रहा है, और बात ये है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है कि उसको साइलो में आप एड्रेस नहीं कर सकते। तो कल की डेट में इंडिया अगर अपने सारे एमिशंस को करना बंद कर दे, सारे पावर प्लांट्स को करना बंद कर दे, तो क्या इंडिया में क्लाइमेट सही हो जाएगा? नहीं सही होगा, क्योंकि क्लाइमेट तो ग्लोबल प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। तो आज की डेट में इंडिया एमिशंस बंद कर देता है, बट चाइना, यूएस, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज में एमिशन होते रहते हैं, तो इंडिया में भी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम रहेगी, वो सॉल्व नहीं होगी। तो मल्टीलैटरलिज्म के बिना, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी के बिना अभी की प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिससे हम काफी सारे फायदे उठा सकते हैं। बात आती है टेक्नोलॉजी की। आज की डेट में हम इतने ग्लोबलाइज्ड हैं जितना हम आज से 50-60 साल या 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब नहीं थे। उस समय पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी है। भैया एक सेकंड में पता चल जाता है कि दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ घंटों में लोग चाइना से इंडिया या इंडिया से यूएसए चले जाते हैं। आपको पता ही है कि कोविड-19 कहाँ ने आया है? चाइना में आया है, और वो फटाफट से इंडिया में फैल गया। पूरे इंडिया क्या, पूरे देश में फैल गया। तो आप मल्टीलैटरलिज्म को इग्नोर कर ही नहीं सकते। एक प्रॉब्लम जो चाइना या इंडिया में ओरिजिनेट कर रही है, वो चाइना इंडिया में नहीं रहेगी, वो बाहर भी आएगी, ये बात तय है। तो कार्बन एमिशन जिस कंट्री में हो रहा है वो केवल उसको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को भी अफेक्ट करेंगे, ये तय है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अगर फॉलो करना है तो भैया आपको इंटरनेशनल सॉलिडारिटी और मल्टीलैटरलिज्म तो करना ही पड़ेगा। साफ साफ मतलब है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बस यही इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। आई होप कुछ समझने को मिला होगा। बात करते हैं द रोड टू जीरो हंगर बाय 2020। भाई इसमें क्या बोला जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि 3 लोगों ने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है। देखते हैं इनका व्यू पॉइंट क्या है। हमारी जिंदगी को जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खाना। कल्चर्स का, कम्युनिटीज का, हर चीज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है? खाना। लोगों को पास लेके आने का, लोगों को एक रैशनल तरीके से सोचने के लिए कैपेबल करने का सबसे बड़ा मीन्स क्या है? खाना। अगर लोग भूखे हैं तो भाई उनकी सोचने समझने सबकी ताकत चली जाएगी। और ये जो खाने की प्रॉब्लम है, ये और ज्यादा सीवियर हो गई है इस कोविड-19 के पैंडेमिक में। कोविड-19 का पैंडेमिक फूड सिक्योरिटी को तो खराब कर ही रहा है, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड को भी खराब कर रहा है। 690 मिलियन पीपल ऑलरेडी भूखे पेट सोते हैं, और उसमें 10 करोड़ और जोड़ने वाला है। अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड फूड डे हुआ, अभी ये सब बातें क्यों हो रही? देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड फूड डे बनाया गया 16 अक्टूबर को, और इस वर्ल्ड फूड डे के ऊपर ही भाई लोगों का ध्यान आया। आज ही 16 अक्टूबर है और आज ही वर्ल्ड फूड डे। तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को मिलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 ये कहता है कि भैया हम हंगर को एरेडिकेट कर देंगे 2020 तक। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सुधारने की जरूरत है, ताकि 2 बिलियन लोगों को प्रॉपर सफिशिएंट न्यूट्रिशन और सेफ फूड मिल पाए, जो अभी नहीं मिल रहा है। 69 करोड़ पीपल भूखे पेट सोते हैं, और 200 करोड़ लोगों को सेफ और न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा। फूड मिल रहा है बट वो सेफ नहीं है, वो न्यूट्रिशियस नहीं है। इंडिया की अगर आप बात करो इस चीज में, तो इंडिया में चीजें थोड़ी सुधर रही हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया की हालत थी और अभी जो इंडिया की हालत, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले इंडिया एक नेट इंपोर्टर था फूड ग्रेन्स का,
फिर 1960s के एरा में आया ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके बाद हम नेट एक्सपोर्टर बन गए फूड ग्रेन्स के। हमने बहुत हाई लेवल पे फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया और पैंडेमिक के दौरान इस चीज का हमको फायदा भी बहुत मिला है। हमारे पास फूड ग्रेन्स के बहुत बड़े स्टॉक थे, तो केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकारों ने बहुत सारे फूड स्टॉक्स को बांटा है लोगों को। तो 23 मिलियन टन्स फ्रॉम इंडियाज लार्ज डोमेस्टिक फूड ग्रेन रिजर्व्स इन 3 मंथ्स थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब कि अप्रैल से जून 2020 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने 23 मिलियन टन्स 2 करोड़ 30 लाख टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स को लोगों के बीच में डाला। बहुत जरूरी था इमरजेंसी असिस्टेंस में। भैया खाना नहीं है लोगों के पास, क्या खाएंगे वो। फिर भैया आप देखो, गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली मोबिलाइज किया फूड राशंस को 820 मिलियन पीपल के लिए, 82 करोड़ लोगों के लिए अप्रैल टू नवंबर 2020 में। और अल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढे हैं ताकि 90 मिलियन स्कूल चिल्ड्रंस को फूड राशन पहुंचाया जा सके। 9 करोड़ जो स्कूल चिल्ड्रन है उनको फूड राशन पहुंचाया जा सके। उसके बाद आप देखोगे ये नेशनल लॉकडाउन लग गया मार्च में, तो भैया फूड सप्लाई चेन यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। जब फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो फूड सप्लाई चेन जिन वजहों से डिस्टर्ब होगी उन बॉटल नेक्स को हटाने की जरूरत थी ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डिसरप्ट ना हो। इसका हमको फायदा भी हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जब हमारी इकोनॉमी 23.9% नीचे गई, उस समय पे एग्रीकल्चर ग्रो किया है 3.1% से। और वो एरिया जो कि खरीफ के अंदर कल्टीवेट हो रहा है इस बार, वो 110 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा है, 11 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा है। ये एक मेजर अचीवमेंट है। हालांकि ये अचीवमेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में है, बाकी इकोनॉमी तो दत्ते में जा रही है, बट चलिए कहीं तो कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट है अपने पास। अब यहां पे ऑथर 3 से 4 चीजों को जोड़ रहा है। एक तो कोविड-19 को रोकना है, फिर इंडिया के जो फूड चैलेंजेस है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है, एक सिनारियो में नहीं, बहुत से सिनारियो में। तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी है। यहां पे एक सर्वे है, देखते हैं सर्वे क्या बोलती है। माल न्यूट्रिशन भले ही इंडिया में लास्ट डिकेड में बढ़ा है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016-18 क्या बोलता है कि ओवर 40 मिलियन चिल्ड्रन यानी ओवर 4 करोड़ पीपल आर क्रॉनिकली माल नूरिश्ड एंड मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन जो कि 15 से 49 ईयर्स की वो एनेमिक है, यानी उनके अंदर आयरन की कमी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2016-18 ये स्टैटिस्टिक्स दे रहा है। इस स्टैटिस्टिक्स को चाहो तो आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो ये पीडीएफ तो मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहां पे भी आप देख लोगे। इसको टैकल करने के लिए क्या किया गया, तो भैया कुछ प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें से एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्या करता है ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज? कुक्ड मील्स प्रोवाइड करता है, टेक होम राशन प्रोवाइड करता है 10 करोड़ चिल्ड्रन को जो कि 6 साल से अंदर के, एज वेल एज प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को। मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया ताकि बच्चों को स्कूल में जाके खाना दिया जा सके। कोविड-19 का पैंडेमिक लग गया तो अल्टरनेट तरीके से खाना देने की कोशिश की गई। उस लेवल पर नहीं बांटा जा सका, बट फिर भी कोशिश तो की गई। क्लाइमेट चेंज की बात की जाए अभी के लिए आप देखो दोस्तों, तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ रहा है हमारे सामने एग्रीकल्चर के फील्ड में। देखिए लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज टू बी अ रियल एंड पोटेंट थ्रेट टू एग्री बायोडाइवर्सिटी व्हिच विल इंपैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्टिविटी टू लाइवलीहुड अक्रॉस फूड एंड फार्म सिस्टम्स। तो प्रोडक्टिविटी भी इफेक्ट होगी, लाइवलीहुड भी इफेक्ट होगा, और इंडिया को यहाँ पे इनोवेटिवली डील करना होगा। इंडिया क्या क्या कर सकता है, तो भैया डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड रेजिस्टेंट सीड वेराइटीज, ऐसी सीड्स जो ड्रॉट और फ्लड्स में कम खराब हो। वेदर बेस्ड एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज, कि भैया जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और जो उसकी लोकल यूनिट्स हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो कि जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली हो फार्मर को पहले ही संदेश चला जाए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, आप बच के रहिए। मिलेट्स को प्रमोट किया जाए। मिलेट्स एक कोर्स क्रॉप है। कोर्स क्रॉप मतलब कि अगर वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है, अगर पानी की कमी है, बारिश नहीं हो रही, उसके बाद में मिलेट्स ग्रो हो जाएंगी। और स्मॉल स्केल इरिगेशन, यानी कि ओवरऑल जो ट्यूबवेल से और आप सबमर्सिबल लगा के इरिगेशन करते हो वो बंद करो और स्मॉल स्केल का इरिगेशन करो, ड्रिप इरिगेशन करो। इस तरीके से इरिगेशन करो कि पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। ओके, तो ये सब चीजें इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने के लिए डिप्लॉय की हैं। लेकिन भाई हमारे फार्मर के सामने इस समय पे इनके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग के चलते पेस्ट अटैक और लोकुस्ट अटैक बढ़ गए इंडिया में, और आपका पाकिस्तान में ये पेस्ट और लोकुस्ट अटैक बहुत देखने को मिले। जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है वहां पे भी देखने को मिले। ऊपर से फ्लड और साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अब बहुत तेज हो गई है। तो हमारे सामने जो चैलेंजेस है वो छोटे नहीं है, बहुत ज्यादा है। फिर भाई एक और प्रॉब्लम है,
हम लोग इंटेंसिफाइड फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम यह है कि इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ईल्ड को बढ़ाने के लिए ज़्यादा केमिकल्स और अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सॉइल डिग्रेड होता है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है और एग्रो डाइवर्सिटी कम होती है। एक तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, उसकी वजह से एग्रीकल्चर को नुकसान, ऊपर से आप ज़्यादा पैदावार करने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करो, वो क्रॉप को और सॉइल को बेकार कर रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद आप ग्राउंड वाटर टेबल पानी खींच रहे हो इतना कि ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। तो ये सब वजह बन रही हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी की। और उसके ऊपर इंडिया में एक और बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया में फ्रैगमेंटेशन है लैंड होल्डिंग्स की। हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत गरीब हैं। यूरोप और यूएसए और चाइना जैसा एग्रीकल्चर हमारे यहाँ नहीं होता है। 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और ये जो 86% ऑफ फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, ये 60% ऑफ द टोटल फूड गेन प्रोडक्शन करते हैं देश में, और मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पैदा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती नजर नहीं आ रही है। एक कॉमर्शियल बेसिस पे एक बहुत बड़े इलाके में मैकेनाइज तरीके से एग्रीकल्चर होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जो फील्ड है वो अलग अलग फार्मर्स के हैं, और अलग अलग फार्मर्स अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं। तो कोई आलू उगा रहा है, कोई धान उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, कोई मिलेट्स उगा रहा है, कोई बाजरा उगा रहा है, कोई मक्का उगा रहा है। तो भैया सब अलग अलग हैं। अगर एक बड़े से इलाके में कॉमर्शियल फार्मिंग करते तो चीज़ों में थोड़ा साइंटिफिक इंटरवेंशन हो सकते थे, बट अभी उनका स्कोप कम हो जाता है। तो भैया बात यह है कि हमको 2 चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देना है। पहली चीज तो ये कि हम खाने को कुछ इस तरीके से पैदा करें कि एग्रो इकोलॉजी को मेंटेन किया जा सके, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग से लड़ा जा सके। दूसरी बात है, जो खाना भी हम पैदा कर रहे हैं वो वेस्ट ना हो, क्योंकि आप देखोगे बहुत सा खाना वेस्ट चला जाता है। जितना भी हम खाना पैदा करते हैं 1/3 इज वेस्ट। अब यहाँ पे आती हैं भैया 3 यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी, यूएन एंड 3 एजेंसीज, जिस एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव आर्टिकल को लिख रहे हैं। एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इंडिया में सस्टेनेबल फूड इकोसिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो ऑथर बोल रहा है कि एफएओ, आईएफएडी, डब्ल्यूएफपी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर सप्लाई चेन को इंप्रूव किया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में मदद करने की कोशिश की। जहां जहां पे फूड और मेडिसिन अर्जेंट तरीके से पहुंचानी थी वहां पे हमने उनको पहुंचाया। डाटा को रियल टाइम पे कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट की मदद से हमने ऑन फील्ड लोगों की मदद करने की कोशिश की। ये सब बातें यहाँ पे ये बोल रहे हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर वाले दिन ये सारी बातें क्यों कही जा रही है? वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि देखिए तीनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस 130 कंट्री में काम करते हुए इसको 75 ईयर्स हो चुके हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को एक क्रेडिट रेटिंग मिली है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अभी अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो इसीलिए आर्टिकल लिखा है ताकि भाई इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया में और पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, लोगों के लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए क्या किया है, इसको यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, लोकल कम्युनिटीज को मोबिलाइज करती हैं ताकि इंडिया में और पूरी दुनिया में जो फूड चैलेंजेस हैं उनसे लड़ा जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पूरा का पूरा एनालिसिस। ये 2 आर्टिकल्स आज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट चलते हैं भैया, शो डाउन इन थाईलैंड। भैया प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है वो प्रोटेस्ट को कम करना चाहती है, बट लग नहीं रहा है कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर थाईलैंड में ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड को आपको समझना है तो भैया ये वीडियो देखिए जाके आपको। मैंने इस वीडियो को ऑलरेडी पहले बना रखा है, थाईलैंड प्रोटेस्ट मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे थाईलैंड में प्रोटेस्ट एक्चुअली में हो क्यों रहे हैं ये मैंने आपको बताया। इस वीडियो को जरूर दे लीजिए, तभी आप बैकग्राउंड समझ पाओगे। अगर आपको बैकग्राउंड पता है तो वेल एंड गुड। अब रिसेंटली थाईलैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक इमरजेंसी डिक्री इशू की है जहां पे पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया गया है, मीडिया को सेंसर कर दिया गया है। बात यह है कि महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे, और वहां पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चान-ओ-चा, वो भाई लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय इन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हो। जब लोग सड़क पे उतर होते हैं ना तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। एक बार अगर लोग मिलकर सड़क पे उतर आए, और ये जो थाईलैंड की हिस्ट्री रही है ना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है थाईलैंड की, बहुत ही ज्यादा अजीब रही है। आप देखिए यहाँ पे कूप, फिर से सरकार बनना, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना, फिर कूप, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कूप, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत कॉमन है थाईलैंड में। आप जाके वीडियो देखिए आपको पता चलेगा। तो भैया
जो थाईलैंड की गवर्नमेंट है वो लोगों की जो रियल डिमांड है उसको सुनने को तैयार नहीं, उनको दबाने को बैठी है। तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, सबको उठा उठा के जेल में बंद कर रही है, मीडिया को सेंसर कर रही है। इससे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। तो ये जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान-ओ-चा की, इसके अगेंस्ट जो पॉलिटिकल मूवमेंट है ये काफी बड़ा हो गया है। और इनके साथ साथ ये पॉलिटिकल मूवमेंट मोनार्की के अगेंस्ट भी चल रहा है। आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट हैं आपके थाईलैंड के, उनके अगेंस्ट बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनका नाम है किंग, या फिर प्रेसिडेंट तो नहीं, किंग बोलना चाहिए, किंग वजीरालोंगकॉर्न। सुनने में आया था कुछ दिन पहले कि यूरोप की किसी एक कंट्री में आउटस्कर्ट्स में जब कोविड-19 फैल गया, थाईलैंड के लोग परेशान है, टूरिज्म बंद हो गया, वो यूरोप में पता नहीं कितनी लेडीज के साथ एक रिजॉर्ट में छुट्टी मना रहे हैं। तो आप देखो कि एक्स्ट्रावेगेंस देखने को मिल रहा है। किंग एक्स्ट्रावेगेंस कर रहा है, लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, प्राइम मिनिस्टर लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, और थाईलैंड के लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा कि तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, खुद ऐश कर रहे हो और हम यहाँ भूखे गरीबी में मर रहे हैं। तो यहाँ पे मोनार्की के अगेंस्ट और ये जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अगेंस्ट यहाँ पे एक बवाल सा छिड़ा हुआ है। अगर प्रयुत चान-ओ-चा की बात करिए तो 2014 में पावर में आए थे एक मिलिट्री कूप के थ्रू, ओके। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान-ओ-चा जो इनके किंग है, उनके बीच में जो बॉन्ड हमी है काफी अच्छी है। कहीं ना कहीं किंग और प्राइम मिनिस्टर चान-ओ-चा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। 2017 में जो थाईलैंड का नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, मैंने पहले भी आपको बताया था, उसमें डेमोक्रेसी को और कम कर दिया गया, पॉलिटिकल राइट्स को और कम कर दिया गया। इकोनॉमी चलो थोड़ी बहुत ठीक चल रही थी थाईलैंड की, कोविड-19 के बाद वो भी रत्ते में जा रही है। अब बात यह है कि लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करें, ठीक है, मोनार्की की पावर्स को कम किया जाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, प्रॉपर डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाए, नया संविधान बनाया जाए। क्या ये बनने देंगे? अरे प्रेसिडेंट, ये जो प्राइम मिनिस्टर चान-ओ-चा है, जो ताकत में आदमी बैठा है वो कभी अपनी ताकत छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। जब तक उसको उखाड़ के उसकी सीट से बाहर नहीं फेंका जाएगा, अपनी ताकत को कोई भी नहीं छोड़ता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ताकत को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स और जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं वो भी मानने को तैयार नहीं है। वो भी बिल्कुल उतारू हैं कि नहीं भाई, हम तो अपने राइट्स को लेके रहेंगे। पहले मोनार्की और किंग पूरी तरीके से डोमिनेंट थे थाईलैंड में। 1932 में एक रेवोल्यूशन आया और मोनार्की की ताकत चली गई। लेकिन अभी के लिए आप देखो कि मोनार्की के पास भले ही ताकत नहीं है, लेकिन जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी एक मिलिट्री डिक्टेटर है। तो अब देखिए क्या होता है, कैसे होता है। पहले भी बहुत बार प्रोटेस्ट हुए हैं, पहले भी बहुत बार सरकारों को उखाड़ के फेंका गया है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट कहीं ना कहीं उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फ्लॉज था। थाईलैंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है। इस वीडियो को जरूर देखिए, जाके आपको पता चलेगा। जब एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा थाईलैंड में, तब थाईलैंड की रियल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अभी के लिए ये जो टेम्पररी अरेंजमेंट कर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हट जाता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। आप इंडिया की बात करो, इंडिया में एक बार जो संविधान बना वो संविधान चल रहा है, चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव था, प्रॉपर था। लेकिन ऐसा थाईलैंड में नहीं हो रहा है। एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। और प्रोटेस्ट तो रुकने वाले हैं नहीं, बहुत कम चांसेस हैं। जितना ज्यादा आप प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करोगे उतना ही वो प्रोटेस्ट आग पकड़ेंगे। अब किस हद तक रिप्रेशन करती है थाईलैंड की सरकार, ये देखने वाली बात है। मीडिया को सेंसर किया जा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली पूरी की पूरी न्यूज हम लोग के पास या पूरी दुनिया में नहीं पहुंच रही होगी। हो सकता है वहां पे जो रिप्रेशन हो रहा हो वो और ज्यादा ब्रूटल हो। आगे बात करते हैं डीलिंग विद द डेल्यूज ऑन हैदराबाद फ्लड्स। भैया फ्लड्स ने पूरे हैदराबाद को डुबा के रख दिया है। इससे पता चल गया है कि जो हैदराबाद का जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर आप बात करो हैदराबाद की, देखिए बे ऑफ बंगाल, यहां पे ये जो आपका बारिश हो रही है ये हो क्यों रही है, इसके बारे में पहले बातचीत करते हैं। तो इस फिगर में जो ग्रीन वाला इलाका आपको दिखा रहा है ना दोस्तों, इधर अरेबियन सी में और इधर बे ऑफ बंगाल में, ये एक्चुअली में लो प्रेशर डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा इंटेंस होता है तो अपने आप को साइक्लोन में बदल लेता है, बट यहाँ पे साइक्लोन में नहीं बदला है। ये जो लो प्रेशर डिप्रेशन है ये तेलंगाना के ऊपर पहुंचा और इसीलिए यहाँ पे ये इतनी बारिश करा रहा है। इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ना, इनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इनको प्रिडिक्ट करोगे भी, अगर आप इनको एस्टिमेट करोगे भी, तो आप एस्टिमेट ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे या 48 घंटे पहले कर सकते हो कि हाँ भाई भयंकर बारिश होने वाली है, वो एस्टिमेशन हो जाता है। बट तेलंगाना जैसे जो स्टेट्स हैं और हैदराबाद जैसी जो सिटीज हैं, ये बहुत प्रोमिनेंट अर्बन सेंटर्स हैं। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना डेंस है कि एकदम से इमरजेंसी बेसिस पे कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जब बारिश होनी शुरू हुई हैदराबाद में, आप देखोगे ये जो डीप मानसून डिप्रेशन था जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में उठा, ये भाई वीकेंड हो गया जाके तेलंगाना के ऊपर, और तेलंगाना के ऊपर जाके इसने पानी बरसाना शुरू किया। सिटी ऑफ हैदराबाद और बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स आपकी स्टेट की अफेक्टेड थी। 13 अक्टूबर को तो ऐसा बवाल हुआ
कि जो मंथली एवरेज रेनफॉल थी हैदराबाद की अक्टूबर, पूरे अक्टूबर का महीने में जितना पानी बरसता था लगभग 103.6 mm, वो सिर्फ एक दिन में बरस गया अकॉर्डिंग टू स्काईमेट। मतलब कि पूरे महीने में जितना पानी बरसेगा हैदराबाद के ऊपर वो केवल एक दिन में बरस गया। एक दिन में 192 mm का रेनफॉल हुआ, 103 mm 0.6 mm उसका एवरेज है, और 13 अक्टूबर को 192 mm की रेनफॉल हो गई। और इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बोलना है कि दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल फॉर अक्टूबर रिकॉर्डेड इन तेलंगाना कैपिटल सिंस 1903। तो 1903 के बाद तेलंगाना की कैपिटल में, उस 1903 में लास्ट टाइम ऐसा कहा जाता है कि इतना पानी बरसा था, उससे पहले कभी भी इतना नहीं बरसा, उससे बाद भी कभी भी इतना नहीं बरसा, अभी इतना बरसता नजर आ रहा। पहले के तो रिकॉर्डिंग सिस्टम्स ना के बराबर थे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट 1903 के बाद अब इतना भयंकर पानी बरस रहा है। अब जब पानी बरसेगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज प्ले में आएंगी। एक्चुअली में हैदराबाद, जैसा कि मैंने बताया, एक डेंस इलाका है, बहुत सारी लोकेलिटी सबमर्ज हो गई, आइसोलेट हो गई, सड़कें भर गई, इरिगेशन टैंक्स ब्रीच हो रहे थे। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्ले में आ गए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में सबमर्ज्ड एरिया में फंसे लोगों को निकाला, फ्लडेड एरिया से लोगों को निकाला। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज सामने आ गई कि भैया जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है हैदराबाद की वो बहुत कम है। जो हुसैन सागर लेक है वो ओवरफ्लो करने लगी। अभी हुसैन सागर लेक के जस्ट बगल में आपने कंस्ट्रक्शंस कर रखे, तो वो कंस्ट्रक्शंस तो बह ही जाएंगे ना। लेक बेल्ट के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, इंक्रोचमेंट हो रखा है ड्रेनेज चैनल में, यानी वो जगह जहां से पानी बहता हुआ शहर से बाहर जाएगा, पानी बहने की जगह पे ही आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो ड्रेनेज ब्लॉक हो गया। अभी ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएगा तो या तो वो उस बिल्डिंग को उड़ा देगा, या फिर पानी अंदर पे जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, भरता जाएगा, और यही हो रहा था यहाँ पे। तो एक छोटा सा सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम तो है हैदराबाद में, लेकिन वो सिविक यूजेस के लिए ठीक है, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए ठीक है, बट इतने बल्क में पानी बरसेगा उसके लिए ठीक नहीं है। यहां पे एक एनालिसिस दी गई है, क्या बोलती है एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट भी कर सकते हो। An analysis by Center for Science and Environment in 2016 revealed that 3,245 hectares of water bodies were lost in Hyderabad between 1989 and 2001। ठीक है, तो मतलब कि 3,245 3,245 हेक्टेयर्स ऑफ वाटर बॉडीज हैदराबाद में 1989 से 2001 के टाइम पीरियड में गायब हो गई। ठीक है ना। इन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ फ्लडिंग ड्यू टू डिलूजेस कैन ओनली बी मिटिगेटेड इफ अर्बन प्लानर्स टेक इनटू अकाउंट द हाइड्रोजियोलॉजी ऑफ द सिटीज, और ये तो वैसे भी नहीं ली जाती है। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और लैंड ऑक्यूपेशन बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि देखिए हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, जमीन बहुत कम है। हाइड्रोजियोलॉजी में आपको जमीन खाली छोड़नी पड़ेगी, बट वो हमारे पास स्कोप है नहीं। अगर हमारी पॉपुलेशन आधी होती, मान लीजिए 140 करोड़ ना होकर 70 करोड़ होती, 60 करोड़ होती, तो शायद हम ये सब चीजें कर भी सकते थे, बट अब नहीं कर सकते हैं। तो अब वेटलैंड को हटा के उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन, ड्रेनेज बेसिन को हटा के उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन, ये सब बहुत कॉमन बात है, केवल हैदराबाद में नहीं, पूरे देश में ये बहुत कॉमन बात है। ओके, और फाइनली चलते हैं आज के अपने आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल की तरफ, बॉलीवुड्स मूवमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहां पे क्या बोला जा रहा है भैया, पूरा बॉलीवुड उठ के उन दो न्यूज चैनल के अगेंस्ट आ गया है जो उनको बर्बाद करने में लगे थे। एक तो रिपब्लिक टीवी है, ठीक है, आप जानते ही हो। तो भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको बॉलीवुड कहा जाता है, फाइनली ये जग गई है। शुरू शुरू में तो इनको इतना गरियाया जा रहा था कि ये बिल्कुल ही अपने कुकून में बैठे थे। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस की पिक्चरें आई, फ्लॉप हो गई, नहीं चल पाई, लोगों ने बॉयकॉट कर दिया इन पिक्चर्स को। लोग शांत रहे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था लोगों में। तो उस गुस्से के चलते ये इंडस्ट्री शांत थी कि भाई कुछ भी बोलेंगे तो बहुत गरियाए जाएंगे, तो एकदम शांत थे। अब यहाँ पे लोगों का गुस्सा था, चलो ठीक है, इस लोगों को गुस्से को कैश ऑन करके कुछ टीवी न्यूज चैनल सामने आए हैं, और उन टीवी न्यूज चैनल ने इस इशू को पॉलिटिसाइज किया, और भाई ऐसा दिखाया ना, अरे पूछो मत। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के ऊपर आपको पता ही है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बट अर्नब गोस्वामी जी ने तो प्रूव कर दिया कि हाँ भाई रिया चक्रवर्ती ने मारा है। आपने देखा ही होगा ये सब चीजें। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग, आप कह सकते हो अनएथिकल रिपोर्टिंग। अनएथिकल रिपोर्टिंग क्यों? क्योंकि बढ़ा चढ़ा के लोगों की इमोशंस के साथ अपील करके, चिल्ला चिल्ला के, बिना फैक्ट के बात करना, इस तरीके की रिपोर्टिंग सही नहीं है। आप रिपोर्टिंग करिए, आप सेंसेशनल तरीके से रिपोर्टिंग करिए, बट कम से कम कुछ तो फैक्ट रखिए अपनी रिपोर्टिंग में। आप कुछ भी बकवास कर रहे हो, कुछ भी चिल्ला रहे हो, वो सही नहीं है। तो इस तरीके के चैनल्स तो मैं आपसे बोलूंगा, इस तरीके का कोई भी चैनल मत देखिए, कुछ पता नहीं है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ऐसे अखबार पढ़ लीजिए, उससे आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हालत खराब। अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा सा उठ के वापस आने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं ऑथर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत जी थे, इनकी जो डेथ हुई उसके बाद देश के बहुत से इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर से
लोगों का ध्यान हट गया और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर लोगों का ध्यान रहा। तो फार्मर्स एजिटेशन हो रहा था, लोग बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सिटीजनशिप की डिबेट चल रही थी, लोग बात कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, दलित की किलिंग हो रही है, गलवन वैली का इंसिडेंट हो गया, माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हो गई, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, सुशांत सिंह राजपूत। वही अब प्रॉमिसिंग एक्टर है, खत्म हो गया, हाय हाय कुछ तो बवाली हो गया, मतलब कि बहुत बड़ी चीज हो गई कि उनकी डेथ हो गई और सब लोग, ये नेशनल इशू बन गया। बाकी सारे नेशनल इशू साइड में चले गए, बट चलिए ठीक है। और जब ये नेशनल इशू बना तो कुछ न्यूज चैनल्स को अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ न्यूज चैनल सामने आ गए अपॉर्चुनिटी को कैश ऑन करने के लिए। टीआरपी के पीछे तो भागते ही हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक यंग एक्टर के इंस्पिरेशंस को क्रश कर दिया बॉलीवुड ने, और ये हो गया वो हो गया। अभी तो इंक्वायरी चली रही है आपकी, ठीक है, सीबीआई की, उसमें पता चल ही रहा है कि ड्रग्स बहुत सारे लोग रहते थे। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत भी लेते थे, बट वो चलिए एक अलग चीज है। यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है बढ़ के सामने क्यों आ रही है। एक डिबेट इसमें और थी नेपोटिज्म की, कि भैया स्टार किड्स को फेवर किया जाता है और बाकी किसी को फेवर नहीं किया जाता है। अब बॉलीवुड यहाँ पे थोड़ा बैक ट्रैक कर रहा है। कुछ प्रोड्यूसर्स ने मिलकर 2-3 न्यूज चैनल्स के अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी शामिल की कि भाई देखिए ये हमको डिफेम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल शायद आपने सुना होगा कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि जो लोग बॉलीवुड को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं हम उस कोशिश को नाकाम कर देंगे, होने नहीं देंगे। बॉलीवुड कोर्ट के सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉलीवुड के इंटरेस्ट सीधे सीधे वायलेट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड कोई दूध का धुला है, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड एकदम से सुधर जाएगा कि हाँ भाई नेपोटिज्म की डिबेट चलिए तो अब नेपोटिज्म होगा ही नहीं। नेपोटिज्म अब भी होगा, वो होगा ही होगा, क्योंकि उस इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने डोमिनेट कर रखा है। और जब कोई चीज को डोमिनेट कर लिया जाता है तो वो उसके ऊपर से अपनी पकड़ जल्दी छोड़ते नहीं है। अब सिविल सर्विस का एग्जाम तो आप करवा नहीं सकते बॉलीवुड के लिए कि हाँ एक्टर बनने के लिए एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा और फिर इससे जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वही एक्टर बनेगा, ये तो होगा नहीं। वहां तो नेपोटिज्म ही चलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। सवाल ये उठता है कि ये बॉलीवुड की इंडस्ट्री अब उठ के कोर्ट में क्यों आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो मीडिया ट्रायल चला है बॉलीवुड का, कहीं ना कहीं ये जो रिवल्शन की भावना आ गई लोगों के अंदर बॉलीवुड के अगेंस्ट, इसके चलते बॉलीवुड को हो रहा है नुकसान पैसों का। और जब पैसों का नुकसान होता है तो ऑब्वियस सी बात है आदमी सामने उठ के आ ही जाएगा। तो ये एक छोटा सा इशू है। अब एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलिए एक आर्टिकल था आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। गुड बाय।